रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स जब मेरा कैमरा देखते तो बस एक झलक देखकर तुरंत दूसरे कैमरा पर स्विच कर देते। लेकिन सिर्फ मुझे ही पता था कि हर रात मैं असल में क्या करता था। रात के 3 बजे जैसे ही पेट्रोल गार्ड्स वहां से गुजरते, मैं अपनी झूठी नींद से आंखें खोल देता। मैं एनक्लोजर के एक कोने में जाता। वहां एक खुरदुरी कंक्रीट की दीवार थी। मैं अपना दायां पंजा उस दीवार पर जोर से रगड़ना शुरू कर देता। खर खर कंक्रीट और पंजों की टकराहट की तेज आवाज सन्नाटे भरी रात में बहुत दूर तक गूंजती थी। मैं लगातार अपने पंजे घिसता रहता जब तक उनका हर नाखून चाकू की धार की तरह तेज ना हो जाए। दाएं माई पंजा, बाएं माई पंजा और पिछले दोनों पंजे, हर पंजे का हर नाखून इतना तेज होना चाहिए था कि उससे ज्यादा तेज होना मुमकिन ही ना हो। अपने पंजे तेज करने के बाद मैंने अटैक की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं बार बार हवा में झपट्टा मारता और असली लड़ाई की तरह अटैक की रिहर्सल करता। हर बार मैं अपनी ताकत लगाने का सबसे सही एंगल कैलकुलेट करता और अपने दांतों से सबसे जानलेवा जगह पर काटने की प्रैक्टिस करता। ब्लैक चिंपांजी क्रोकोडाइल जैसा नहीं था, वो बहुत फुर्तीला था। उसके पास जबरदस्त ताकत थी और सबसे बड़ी बात, वो बहुत इंटेलिजेंट था। मुझे उसे सिर्फ एक ही अटैक में खत्म करना था। मैं उसे पलटवार करने का एक भी मौका नहीं दे सकता था। दिन में मैं बीमार होने का नाटक करता और रात भर बिना रुके ट्रेनिंग करता। मैंने खुद को अपनी हद से भी आगे धकेल दिया। एपोकैलिप्स आने में अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। उस शाम मैं हमेशा की तरह एनक्लोजर में लेटकर सोने का नाटक कर रहा था। तभी अचानक प्राइमेट सेक्शन की तरफ से जोर का हंगामा सुनाई दिया। किंग कॉन्ग पागलों की तरह तोड़फोड़ मचा रहा था। उसने ग्लास वॉल पर लगी डेकोरेशन तोड़ दी, अपने टायर वाले टॉय को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे शांत करने आए कीपर पर भी हमला कर दिया। लगता है ये दिन ब दिन और ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। कहीं यह भी बीमार तो नहीं हो गया। फिलहाल इसे अलग रखकर ऑब्जर्व करते हैं। विजिटर्स को इसके पास मत आने देना। मैंने अपने एनक्लोजर की सलाखों के बीच से उसकी तरफ देखा। उसी पल मेरी और किंग कॉन्ग की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। हमारे बीच कई 100 मीटर का फासला था। फिर भी उसने मेरी तरफ अपने बड़े बड़े दांत दिखा दिए और गले की गहराई से एक भयानक गरज निकाली। यह सीधी जंग की चुनौती थी। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से अपने तेज दांत दिखा दिए। आजा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। रात होते ही मैं फिर से अपने पंजे तेज करने लगा। कंक्रीट की दीवार पर अब गहरे गहरे निशान बन चुके थे और चांदनी में मेरे पंजों के नाखून ठंडी चमक छोड़ रहे थे। तभी जू के लाउडस्पीकर से एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनाई दी। सभी डिपार्टमेंट्स ध्यान दें, मौसम विभाग ने वार्निंग जारी की है। 3 दिन बाद छुट्टी के मौके पर जू में बहुत ज्यादा विजिटर्स आने वाले हैं। साथ ही तेज आंधी और तूफानी बारिश की भी संभावना है। सभी लोग पहले से सेफ्टी की पूरी तैयारी कर लें। मैंने तुरंत अपनी मूवमेंट रोक दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मौका आखिर आ ही गया। 3 दिन पल भर में गुजर गए। इस दौरान मैंने बार बार पूरे जू का रूट ऑब्जर्व किया। टाइगर माउंटेन से प्राइमेट सेक्शन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता सेंट्रल प्लाजा से होकर जाता था, लेकिन वहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। दूसरा रास्ता मंकी माउंटेन के पीछे से घूमकर बर्ड सेक्शन से होता हुआ साइड गेट तक पहुंचता था। उस रूट में 2 सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट्स थे। बस मुझे बहुत तेज मूव करना था। तब तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा जब तक किसी को कुछ समझ आए। हॉलिडे वाले दिन जू में लोगों का समंदर उमड़ पड़ा। सुबह 10 बजे तक विजिटर्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। सेंट्रल प्लाजा पेरेंट्स और बच्चों से पूरी तरह भर चुका था। हर तरफ बच्चों की हंसी और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। सिक्योरिटी गार्ड्स भीड़ संभालने में इतने बिजी थे कि मॉनिटरिंग रूम की तरफ देखने का भी वक्त नहीं था। मैंने मॉनिटरिंग रूम की तरफ देखा। अंदर सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था और वो भी सिर झुकाकर अपने फोन में लगा हुआ था। वेदर फोरकास्ट बिल्कुल सही निकला। काले बादल धीरे धीरे पूरे आसमान में छा गए। बारिश से पहले वाली गर्मी और घुटन हवा में फैल गई। यह बिल्कुल सही मौका था। दोपहर के ठीक 12 बजे टाइगर माउंटेन का व्यूइंग प्लेटफॉर्म विजिटर्स से खचाखच भरा हुआ था। एक टीचर अपने एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर मेरे एनक्लोजर के